हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 10 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ ली, हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ ली। आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बिल्कुल आसानी से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड हम कवर करने वाले हैं बिल्कुल आसानी से। कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली पूरे लेक्चर में, तो सब कुछ समझ में आएगा। आपको कुछ आता हो अभी तक, कुछ ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब कुछ आ जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। और हम हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं और हर टाइप का कंसेप्ट कवर कर रहे हैं जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चन अगर उठ के आएगा नीट 2025 में तो वो एनसीईआरटी से आना है, ये बिल्कुल तय बात है। और हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड कवर करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा नीट 2025 में मिस ना हो पाए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो ये यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी, पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 10। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहली बात आती है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। ठीक है, अब अगर तुमको ध्यान होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है एक्स। ठीक है, इसमें मेरे को पता है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करता हूं तो वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये मेरा बन गया सर एक्स माइनस। ठीक है, तो यहां से बात क्लियर है कि सर जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं तो वो एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहां पर ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो अपना बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। किसकी? बॉन्डेड एटम की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है सर, अब यहां पर एग्जांपल मैं आपको कराता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो मेरे पास क्या है सर, HCl है, HCl है। ठीक है, अब H और Cl के बीच में बॉन्ड है क्या? यस सर। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहा होगा और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रहा होगा। समझ में आ गई बात? तभी तो एक बॉन्ड बना होगा। ठीक है सर, हमको बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, इसमें से ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है सर? क्लोरीन होता है। ठीक है, ये अभी हमको आगे पता लग जाएगा कि क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होता है, पर फिलहाल इतना ध्यान रखना कि क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होता है, उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और यहाँ पर जिस एलिमेंट की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, वो यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींच लेगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, वो कहीं ना कहीं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचने वाला है सर? क्लोरीन खींचने वाला है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का पहले से ही था यार, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन का था और इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लिया। मतलब ठीक है, एक तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, वो तो क्लोरीन का खुद का था, पर एक इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो मैंने बोल दिया Cl माइनस। अब ये हो जाएगा और ये जो H था ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये मेरा H प्लस और Cl माइनस आयन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मैंने एग्जांपल लिया था HCl, तो इसमें अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं, H जब अकेला है तो H और Cl जब अकेले अकेले हैं वो क्या है? अपने एटम्स हैं। जब उन्होंने बॉन्ड बना दिया तब मैं बोलूंगा कि HCl क्या है? मेरा केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे जिसके कारण एक बॉन्ड बना था, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एनसीईआरटी ने जो डिफिनेशन दे रखी है वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एनसीईआरटी बोलती है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ क्वालिटेटिव मेजर, ये ध्यान रखना, क्वालिटेटिव मेजर। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ा था, उससे पहले हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा था। आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों क्वांटिटेटिव मेजर थे, क्वांटिटेटिव। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ रहे हैं ये अपना क्वालिटेटिव मेजर है। क्या है सर? क्वालिटेटिव मेजर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इतना ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ क्वालिटेटिव मेजर।
ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की एबिलिटी है ये किसी केमिकल कंपाउंड में। जैसे यहाँ पर केमिकल कंपाउंड कौन था अपना, HCl था, ठीक है। तो किसी केमिकल कंपाउंड में किसी एटम की एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर क्लोरीन की एबिलिटी थी, क्लोरीन एक एटम है, उसकी एबिलिटी थी कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी तरफ खींच लिया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पर किसी केमिकल कंपाउंड में किसी एटम की एबिलिटी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये अपना कहीं ना कहीं क्या है सर, क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी एबिलिटी है भाई, ये तो अपनी एबिलिटी है। एबिलिटी क्वांटिटेटिव थोड़ी होगी, ये तो क्वालिटेटिव होगी ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन थी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेजरेबल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अपनी मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर मेजरेबल क्वांटिटी होंगी तो उनकी यूनिट भी तो होगी, और मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट भी बताई थी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यूनिट बताई थी, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये अपना ना नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। क्या ये अपनी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो मैं बोल दूं क्या कि इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये तो अपना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तो अपनी एबिलिटी है यार, एबिलिटी है। तो ये एबिलिटी है, तो ये मेजरेबल कैसे हो सकती है, एबिलिटी है, ये तो अपनी टेंडेंसी है, ये तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। समझ में आई बात। तो ये बात यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर ना कुछ न्यूमेरिकल स्केल्स आएंगी, ठीक है, जो कहीं ना किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने वाली है, ठीक है। वो यहाँ पर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने वाली है। तो यहाँ पर हमको 3 स्केल एनसीईआरटी में दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपनी पॉलिंग स्केल, दूसरे नंबर पे आएगा अपना मुलिकन जैफे स्केल, और तीसरे नंबर पे दे रखा है एलरेड रोचो स्केल, ठीक है। तो इसमें से हमको पुलिंग स्केल के बारे में पढ़ना है, पॉलिंग स्केल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यही अपना सबसे ज्यादा यूज्ड किया जाता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने वाली 3 स्केल आएंगी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। पॉलिंग स्केल यस सर, मुलिकन जैफे स्केल यस सर, एलरेड रोचो स्केल यस सर, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा यूज्ड कौन सा स्केल होता है सर, पॉलिंग स्केल, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, ठीक है, जिसके नाम पे पॉलिंग स्केल है, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट है पॉलिंग, इसने क्या बोला कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है सर, फ्लोरीन की होती है। आज के बाद ध्यान रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई तुमसे पूछे तो बोल देना कि फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है सर, फ्लोरीन की होती है, ठीक है। और सर कितनी इसकी वैल्यू दी इसने, पॉलिंग ने बोला कि कितनी इसकी वैल्यू दी इसने, 4 वैल्यू दी इसकी, कितनी दी, 4 दी, ठीक है। तो याद रखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू कितनी याद रखना है अपने को, 4 याद रखना है। मतलब 4 से ज्यादा किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि फ्लोरीन की ही सबसे ज्यादा है, मतलब 4 वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। समझ में आई बात, ठीक है। अब देख, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन भी हमने पढ़ ली कि यहाँ पर क्या होता है, किसी एटम की एबिलिटी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। समझ में आई बात। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं बोल दूं क्या कि फ्लोरीन का ना ग्रेटेस्ट एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस से आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत मुझे लगता है कि आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात, तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि फ्लोरीन अपना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, और इसकी वैल्यू हमने देख ली 4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की हमको वैल्यू याद रखनी है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, अब देख, जैसे हमारा बोर्ड होता है ना सीबीएसई बोर्ड, वैसे सिमिलरली एक बोर्ड होता है आईएससी बोर्ड, ठीक है। आईएससी, आईसीएसई आपने सुना होगा, आप में से कईयों ने सुना होगा। तो एक बोर्ड होता है आईएससी बोर्ड, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पर याद करना है। तो देख, पहला हमको क्या बोलना है, तेरे पास है, तेरे पास है, ठीक है। तेरे पास है क्या है, आईएससी, और याद रखना है नकल, क्या नकल। तो तेरे पास है आईएससी नकल, ठीक है। तेरे पास मतलब टेलुरियम, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन तेरे पास है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद रखना है कितनी होती है सर, 2.1 होती है, ठीक है। फिर आईएससी मतलब आयोडीन, सल्फर एंड कार्बन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद रखनी है 2.5 होती है, ठीक है। फिर आएगा नकल मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, तो इनकी याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी, ध्यान रखना है अपने को, 3 होती है, ठीक है। तो तेरे पास है कि 2.1,
आईएससी की 2.5 और नकल की 3। समझ में आई बात? ठीक है। फ्लोरीन का हमको पता है सर, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी है सर? 4 है। समझ में आई बात? ठीक है। और याद रखना है कि ऑक्सीजन की कितनी है सर? 3.5 है। तो यहां पर मैंने आपको कितना बताया? तेरे पास है कि 2.1, आईएससी की 2.5, नकल की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। तो इतना आपको ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ले रहा हूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। तो जब मैं सेकंड पीरियड बोल रहा हूं तो उसका पहला एलिमेंट कौन होता है सर? लिथियम ही तो होता है। ठीक है, तो ये रहा लिथियम। फिर कौन आएगा? बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अब जो लिथियम होता है ना, उसका हमको ध्यान रखना है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है लिथियम की? 1 होती है सर। ठीक है। और जब हम सेकंड पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो 0.5 से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू बढ़ती रहती है। क्या होती है? बढ़ती रहती है। कितने से? 0.5 से। तो मैं बोल दूं क्या सर? क्या मैं बोल दूं कि जो अगला बंदा आएगा बेरिलियम, उसकी 1.5 होगी? यस सर। जो बोरोन आएगा उसकी 2 होगी? यस सर। जो कार्बन होगा उसकी 2.5 होगी? जी सर। नाइट्रोजन की कितनी होगी? 3 होगी? यस सर। ऑक्सीजन की कितनी होगी? 3.5 होगी? यस सर। फ्लोरीन की कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, मतलब 0.5 से हमको बढ़ाते रहना है जैसे मैं पीरियड में आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां से देख पता लग गया कि फ्लोरीन की 4 आती है सर, ये देखो 4 लिखी हुई है हमने। ऑक्सीजन की 3.5 आती है सर, ये देखो 3.5 लिखी हुई है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। बिल्कुल आसान सी बात है यार, आप सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम का ध्यान रखना है कितना? 1 होती है सर। और आगे पीरियड में जैसे मैं बढ़ूंगा तो 0.5 से बढ़ाऊंगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब मैं अगर सोडियम की बात करूं, थर्ड पीरियड के पहले एलिमेंट की बात करूं, तो कौन आएगा? सोडियम आएगा। सोडियम की मुझे ध्यान रखनी है कितनी होती है सर? 0.9 होती है। कितनी होती है सर? 0.9 होती है। ठीक है, तो लिथियम की कितनी हुई? 1 हुई। और सोडियम की कितनी हुई? 0.9 हुई। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में मुझे 0.5 से बढ़ाना है। सिमिलरली जब मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात करूं, यहां पर मुझे 0.3 से बढ़ाना है। कितने से? 0.3 से। ठीक है, बस इतना अपने को ध्यान रखना है। तो जो मैग्नीशियम होगा उसकी कितनी आ जाएगी? 1.2 आ जाएगी। एल्यूमिनियम की कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। सिलिकॉन की कितनी आ जाएगी? 1.8 आ जाएगी। फॉस्फोरस की कितनी आ जाएगी? 2.1 आ जाएगी। सल्फर की कितनी आ जाएगी? 2.4 आ जाएगी। और क्लोरीन की कितनी आ जाएगी? 2.7 आ जाएगी। तो इतना अपने को ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड में हमको 0.3 से इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज को बढ़ाते रहना है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो बस तुमको इतना ध्यान रखना है। क्लोरीन की कितनी होती है? यहाँ पर हमने देखा क्लोरीन की कितनी होती है सर? 3 होती है। क्लोरीन का तुमको 3 ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 0.3 से तुमको बढ़ाते रहना है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत मैं उम्मीद करता हूं आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहां से हमको ये बात भी तो पता लग गई कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट चल रहे हैं ना सर, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू तो बढ़ रही है। ठीक है, तो पीरियड में देख लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू बढ़ती है। और जब तुम ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर तो देख ऊपर वाले की 1 थी तो नीचे वाले की 0.9 हो गई। मतलब टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है? अपनी घट रही है। और ये बात तो हमने ऑलरेडी देख ली ना, ये चीज हमने जो देखी थी कि जेड इफेक्टिव is inversely relation to radius, is directly proportional to ionization enthalpy, directly proportional to electron affinity, directly proportional to electronegativity। तो ये बात तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमको पता है सर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बढ़नी ही है। ठीक है, अगर तुम ग्रुप में देखोगे नीचे जाने पर कहीं ना कहीं तुम्हारा रेडियस क्या होता था? बढ़ता था। रेडियस अगर तुम्हारा बढ़ता था, और रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्सली रिलेशन है, तो रेडियस अगर नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटेगी कि नहीं घटेगी? ऑब्वियस सी बात है, घटेगी। तो यहाँ से तुम इस लाइन से ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, इससे तुम कहीं ना कहीं पूरा रिलेशन निकाल सकते हो पूरे पीरियोडिक टेबल की। कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। देखो 1 है लिथियम का और 0.5 से आपको बढ़ाते रहना है। तो 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3.5 हो गया, फिर 4 हो गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैं अगर बात करूं सोडियम का, हमको ध्यान रखना है 0.9 होता है और यहाँ पर 0.3 से हम बढ़ाते रहते हैं। तो फिर 1.2, फिर 1.5, फिर 1.8, फिर 2.1, फिर 2.5। और क्लोरीन का मुझे पता है, क्लोरीन का कितना होता है सर? 3
होता है। तो हमने यहाँ पर पूरी टेबल याद कर दी एनसीईआरटी की, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत, हमको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। ठीक है, तो ये बात आपको पता है कि अक्रॉस द पीरियड जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यस सर, बढ़ती है। अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना भाई, एक चीज ध्यान से देखो, एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है ना कि ये जो एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं ना, ये क्या कांस्टेंट है। जैसे मैं बोलूं कि सर फ्लोरीन की तो 4 ही होगी, क्या ये कांस्टेंट है क्या। जैसे मैं बोलूं कि नाइट्रोजन की तो 3 ही होगी, क्या ये हमेशा 3 ही रहेगी। तो इसका आंसर है नहीं, ये चेंज होती रहती है यार, ये चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो कौन से बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर वो किन किन के साथ अटैच है और किस एलिमेंट्स के साथ वो अटैच है, उस चीज पे वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कार्बन की बात समझाऊं। कार्बन की, तो कार्बन की कितनी होती है सर, 2.5 होती है, ये हमको पता है। ठीक है, पर वो जो कार्बन की मैं 2.5 बोल रहा हूं ना, वो तो तब है जब कार्बन के साथ चारों सिंगल बॉन्ड लगे होंगे। जब कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड लगे होंगे तब है अपनी 2.5। और तुमको पता है भाई, मैंने तुमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, कार्बन के साथ अगर सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है सर, sp3 होता है। ठीक है, और अगर कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड पाया गया ना, तो तुम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देना 2.75, अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड पाया गया तो। ठीक है, और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, sp2 कार्बन बोलते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है सर, अब अगर बात करें अपन कि अगर कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या फिर 2 डबल बॉन्ड लगे हो, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं sp कार्बन। ये मैंने आपको बता रखा है। और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.25 होती है। ठीक है, तो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 2.5, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। ठीक है, तो देख, ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आई बात। तो कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि नाइट्रोजन की होगी, हमको पता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही भी है। पर ये बात यहाँ पर मैं गौर करके बोलूं क्या, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, पर ये बात कब के लिए लागू है, जब तुम्हारा कार्बन क्या होगा सर, sp3 होगा, तब तो ज्यादा है, क्योंकि कार्बन की 2.5 है और नाइट्रोजन की कितनी 3 है, तो 3 तो 2.5 से ज्यादा होता है। यहाँ पर सही बात चल रही है। जब मैं बोलूंगा कि अगर कार्बन तुम्हारा sp2 है, तो यहाँ पर भी बात सही चल रही है, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 है और 2.75 कार्बन का है, तो 2.75 से ज्यादा ही वैल्यू है नाइट्रोजन की, 3 है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि कार्बन तुम्हारा sp कार्बन हुआ, तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि तुमको दिख रहा है नाइट्रोजन की कितनी वैल्यू 3 है और कार्बन की यहाँ पर कितनी हो गई, 3.25 हो गई। ठीक है, तो मैं जब बोलता हूं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, ये बात कब के लिए लागू है, जब कार्बन तुम्हारा sp3 कार्बन होगा या फिर sp2 कार्बन होगा। जिस दिन कार्बन तुम्हारा sp हो जाएगा ना, उस दिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी हो जाएगी 3.25 और नाइट्रोजन की तो कितनी रहेगी, अपनी 3 ही रहेगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 3.25, नाइट्रोजन की सर 3। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, अब ध्यान से देखें अपन, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब मैं ग्रुप की अगर बात करूं, तो ग्रुप में नीचे जाने पर, टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। क्या होती है सर, डिक्रीज होती है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना, पोटेशियम और रुबिडियम की कितनी होती है सर, सेम होती है। पोटेशियम और रुबिडियम की कितनी होती है सर, सेम होती है। ये बात अपने को ध्यान रखना। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसमें हमको अच्छे से दिख रहा है कि पोटेशियम एंड रुबिडियम की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0.8 आ रही है, मतलब दोनों का क्या है सर, सेम है। ध्यान रखना, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर तुम 17th ग्रुप को देखो, तो देखो जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो तो ये वैल्यू तुम्हारी घटती हुई तुमको दिख रही है, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। पर एल्काली मेटल्स में देखना कि जो तुम्हारा पोटेशियम है और जो तुम्हारा रुबिडियम है ना, उनकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सर सेम आ रही है, तो एनसीईआरटी यहाँ पर बिल्कुल शब्द टू शब्द, पूरा टेबल टू टेबल हम जो भी चीज एनसीईआरटी बताना चाह रही है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। और क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से उठ के आने वाला है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनसीईआरटी हम इतने डीप में पढ़ रहे हैं ना, इतना वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, कि कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन हमारा नीट 2025 में छूटने वाला नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। तो आगे अपन बढ़ते हैं। अब मैंने बोल दिया कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी होती है सर, फ्लोरीन की होती है। उसकी वैल्यू भी हमको पता है कितनी होती है, 4 होती है। पर अगर कोई तुमसे पूछो कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट ग्रुप की होगी, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे कम किसकी होगी, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप में भी जो सबसे नीचे होगा ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे नीचे कौन हो गया सर, सीजियम हो गया। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, कितनी होगी सर, 0.7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सर जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू बोल रहे हैं कि सर फ्लोरीन की 4 होगी, ऑक्सीजन की 3.5 होगी। ये सब क्या है सर, ये दोगलापन क्या है। तो यहाँ पर देख एनसीईआरटी खुद बोलती है कि ऑल द अबव वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ठीक है। ये सब एक एजम्पशंस है, ठीक। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उनको एक वैल्यू दे दी कि 4 होगी सर इसकी, ठीक है। तो ये सब एजम्पशन है, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी खुद बोलती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की फिक्स रहेगी क्या, क्या वो कांस्टेंट रहेगी? नहीं सर, वो कांस्टेंट नहीं रहती। हमने देख लिया कार्बन के केस में, वो कभी कभी 2.5 हो रही है, कभी वो 2.75 हो रही है, कभी वो 3.25 हो जा रही है। मतलब सर वो डिपेंड करता है कि वो जो एलिमेंट है वो किन किन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो वही बात आपको यहाँ पर इस लाइन में लिखी हुई है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is not constant, it varies depending on the element to which it is bound। मतलब वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड, कि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। हमने ऊपर कार्बन के केस में अच्छे से इसको देख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। अब अपन आगे देखें। अगर कोई तुमसे पूछे कि यस सर तुम ये तो बोल रहे हो कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तुम ये भी बोल रहे हो कि ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पर कोई तुमसे पूछे कि रीजन तो बताओ, रीजन तो बताओ, क्या तुम याद करके आ गए, क्या रटा रटाए आ गए क्या? नहीं सर, हम रीजन भी जानते हैं, और हमेशा उनको रीजन देना एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। और हमको पता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन रखता है। तो तुम अगर बोलोगे कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो रीजन दे देना सर क्योंकि ना लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस घटता है, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि सर टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो बोल देना क्योंकि सर रेडियस बढ़ रहा है। यहाँ पर रिलेशन इनका क्या होता है, इन्वर्सली होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि कोई रीजन मांगे तुमसे तो वहां पर तुम किसके रिस्पेक्ट में रीजन देना, एटॉमिक रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपको, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से साइड जाने पर बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, और हमको पता है किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, तो देख लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, ठीक है। फिर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो हमको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमने देख लिया कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। फिर बात करें अपन एटॉमिक रेडियस की, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है सर, घटता है। पर यहाँ पर ये बढ़ने वाली बातें कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस अगर घटता है तो राइट से लेफ्ट जाने पर बढ़ता होगा ना, तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट जाने पर इन्होंने बढ़ा रखा है। समझ में आ गई बात, कंफ्यूजन नहीं करना। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता था सर, बढ़ता था। तो यहाँ पर देख टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। फिर अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटॉमिक रेडियस के उल्टी है, मतलब इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे बढ़ेगी, बॉटम से टॉप जाने पर, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। हमको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी। तो देख, बॉटम से टॉप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बॉटम से टॉप जाने पर बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बॉटम से टॉप जाने पर बढ़ रही है। ये सारा चीज मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो यहाँ पर द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दे रखे हैं, ये भी आपको ये जो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे ये मेटल्स होते हैं ना सर, और जो यहाँ पर 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स होते हैं ना। मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। जब मैं उधर की तरफ जाऊंगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ वहां तो नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा ना। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं मेटेलिक कैरेक्टर की, तो मेटेलिक कैरेक्टर कब की तरफ बढ़ेगा, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सब समझ में आ रही होंगी बातें, और बिल्कुल आसान है यार, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बिल्कुल अच्छी बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड हम कवर कर रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मैक्सिमम किसकी होती है सर, हमको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, हेलोजेंस की होगी कि नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, हेलोजेंस की होती है। ठीक है, और हेलोजेंस क्या होते हैं सर, नॉन मेटल्स की होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हमको पता लग गया सर कि यहाँ पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमको पता लग गया कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हेलोजेंस की होगी। और हेलोजेंस तो अपने नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा है, क्योंकि अपने को पता है कि जो हेलोजेंस है वो नॉन मेटल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा है। तो मैंने बोल दिया कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। सिमिलरली जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर नॉन मेटल्स तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन हमको पता है कि कोई एटम जिसके पास एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो यहां से हमको पता लग गया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी में तो ये दे नहीं रखा पर फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये जब आप कोचिंग में पढ़ते हो तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है, पर यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक तो पूछा नहीं गया नीट में, पर फिर भी मैं थोड़े लेवल तक आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप किसी मॉड्यूल को सॉल्व करते हो, जैसे एलन की या आकाश की किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल सॉल्व करते हो, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं दो चार, तो वहां पर आप उनको भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल में बस इतना ध्यान रखना कि जो पॉलिंग स्केल है ना वो अपनी बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है या फिर रेजोनेंस एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे कि जो पॉलिंग स्केल है वो किस पे बेस्ड है, तो ध्यान रखना बॉन्ड एनर्जी पे एंड रेजोनेंस एनर्जी पे। ठीक है, और पॉलिंग स्केल की वैल्यूज तो हमने हर एलिमेंट के ऊपर जान ही ली, जैसे ऑक्सीजन की 3.5, जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन की कितनी थी, 3 थी, जैसे फ्लोरीन की कितनी थी, 4 थी। तो ये जो वैल्यूज थी ये पॉलिंग स्केल के पे, पॉलिंग स्केल पे ही तो वैल्यूज थी, मतलब ये सारी वैल्यूज पॉलिंग ने ही तो दी थी। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल की जो वैल्यूज थी वो तो हमको ऑलरेडी याद है, बस इतना ध्यान रखना कि जो पॉलिंग स्केल है ना ये किस पे बेस्ड है सर, पॉलिंग स्केल बेस्ड है अपना बॉन्ड एनर्जी पे या फिर बोलूं रेजोनेंस एनर्जी पे। ठीक है, फिर दूसरा स्केल आता है अपना मुलिकन स्केल। ठीक है, तो मुलिकन स्केल में तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालनी है। ठीक है, वहां पर तुमको एक क्वेश्चन अगर दे देंगे कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और तुमको क्या करना है, अगर तुमको यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है ना तो तुमको करना है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसको कर देना है 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना। ये तभी करना जब आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुलिकन स्केल में आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसको कर देना 2 से डिवाइड, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नीट में नहीं आने वाला क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बस नाम दे रखा है मुलिकन का। ठीक है, बाकी
तुम्हारे मॉड्यूल्स में 2-4 क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं, तो वहां पर इस फॉर्मूले को लगा के तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो x है ना, x का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर मैं मूलिकन स्केल की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिकन स्केल इक्वल टू 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल। ये एक्सपी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, ठीक है, और ये एक्सएम का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूलिकन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम मूलिकन स्केल पढ़ते हो और जब तुम पॉलिंग स्केल पढ़ते हो तो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। सर मूलिकन स्केल की जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे ना, तो तुमको क्या करना है, जो तुमको पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना, उसको 2.8 से मल्टीप्लाई कर देना सर, 2.8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से पता भी लगता है कि जो मूलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होंगी ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से 2.8 गुना ज्यादा होंगी, मतलब यहाँ पर वैल्यूज क्या आने वाली, ज्यादा आने वाली है, ठीक है। आपको पता है इनकी वैल्यूज, तो आपको पता है पॉलिंग स्केल में, जैसे मैं बोलूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की आपको पता है कितनी होती है सर, 4 होती है। तो 4 को अगर तुम 2.8 से मल्टीप्लाई कर दोगा तो तुम्हारा मूलिकन स्केल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं, अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं सर, तो ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको कि एक्सपी इज इक्वल टू एक्सएम अपॉन 2.8। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, और एक्सएम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मूलिकन स्केल, और ये फॉर्मूला तो मूलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही तो है। तो एक्सएम की जगह मैं लिख सकता हूं आई प्लस ई ए अपॉन 2, ठीक है। तो एक्सएम की जगह में मैंने लिख दिया आई प्लस ई ए अपॉन 2, और 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.8 से। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नया फॉर्मूला बना दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6, और यहाँ पर सारी वैल्यूज किसमें सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमको बस ये ध्यान रखना है और ये अपने को ध्यान रखना है, ये तो हमको खुद से डिराइव करने हैं नीचे वाले। हालांकि ये नीट में तुम्हारे यूज में नहीं आएंगे, ये तुम्हारे मॉड्यूल्स में अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तब यूज में आ सकता है। बाकी ये सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर अपन बात करें सर, जब आप बोल रहे हो कि सर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सर लास्ट ग्रुप तो अपना 18th है ना, तुम कहीं ना कहीं खेल अपना 17th ग्रुप तक क्यों खत्म कर रहे हो। तुम क्यों बोल रहे हो कि जो हेलोजेंस है उनके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सर, क्योंकि जब तुमने बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो 18th ग्रुप के एलिमेंट सबसे लास्ट में होते हैं ना, तो उनकी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। पर तुम क्यों बोल रहे हो कि हेलोजेंस की सबसे ज्यादा है, तुमने बोल दिया कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। सर कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना 18th ग्रुप के एलिमेंट्स की, यानी जो नोबल गैसेस होते हैं, यानी जो इनर्ट गैसेस होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो कितनी होती है सर, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। अब जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्यों खींचेगा अपनी तरफ, जो सॉरी एलिमेंट्स स्टेबल है, उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्यों खींचेंगे, क्या वो उनको अनस्टेबल होना है क्या। कोई भी एलिमेंट स्टेबल से अनस्टेबल थोड़ी होना चाहेगा, स्टेबल है तो खुश है ना वो। तो कहीं ना कहीं जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी वो चाहिए ही नहीं, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, वो उनको चाहिए ही नहीं। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है सर, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आज के बाद तुमको रीजन पता है कि जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 क्यों होती है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देखते हैं सर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने आ गई तो मतलब तुमको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कंपेयर करने आ गया। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का आंसर आने वाला है ना, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का भी आंसर आने वाला है। अगर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं तुमको, जैसे HCl, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको पता होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको पता होगी। तो यहाँ पर तुमको निकालना है डेल्टा EN। तो यहाँ पर बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो बड़ी किसकी है, क्लोरीन की है, तो बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस छोटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी केमिकल कंपाउंड में तुम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हो, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आया, तो वो कहीं ना कहीं बॉन्ड ज्यादा पोलर है।
तो यहाँ पर तुम पोलैरिटी की सीक्वेंस भी निकाल सकते हो कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है सर, जिसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। समझ में आई बात? तो ये भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और तीसरा आता है अपना आयोनिक कैरेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, उसका आयोनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है सर NaCl। Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है 0.9 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर मैं डेल्टा En निकालूं तो 3 माइनस 0.19 करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा 2.1। कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पर एक स्केल आती है गैलिस स्केल। कौन सी स्केल आती है, गैलिस स्केल। ठीक है, तो गैलिस स्केल ने क्या बोला ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हुआ तो वो होगा अपना कोवलेंट कंपाउंड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो वो कंपाउंड होगा अपना आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो NaCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आया सर, 2.1 आया। मतलब ये 1.7 से ज्यादा है, मतलब जो अपना NaCl है ना वो अपना आयोनिक कंपाउंड होगा कि कोवलेंट कंपाउंड होगा सर, वो अपना आयोनिक कंपाउंड होगा। ये लिख दिया मैंने, NaCl इज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो गैलिस स्केल से तुमको खेलना आ गया कि कब हम कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे और कब हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। पर यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि HF, LiCl, BeF2। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जो ठोस बोलते हैं ना कि ठोस रिजल्ट दे, वो ऐसा कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं देता, पर फिर भी 90% तक यहाँ पर सही आंसर ये देता है कौन, गैलिस स्केल। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर अपन अगर बात करें नोमेनक्लेचर की, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम नोमेनक्लेचर की बात करोगे ना तो वहां पर जैसे ये ICl है, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट लिखते हैं ना अपन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एलिमेंट से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर पहले कम वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखते हैं, फिर हम ज्यादा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि क्लोरीन की होती है सर, किसकी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब आयोडीन नीचे है और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, मतलब क्लोरीन की ज्यादा होगी और आयोडीन की कम होगी। तो पहले मैं आयोडीन लिखूंगा फिर पीछे क्लोरीन लिखूंगा। पहले अपन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लिखते हैं, तो पहले मैंने आयोडीन लिख दिया, फिर मैंने क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा आयोडीन क्लोराइड। क्या बोलूंगा इसको, आयोडीन क्लोराइड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ClF? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ClF? नहीं सर, यहाँ पर तुमने गलती कर दी, पहले तुमने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख दिया, फिर तुमने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा। ये बिल्कुल गलत बात है। पहले तुमको कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखना है, फिर बाद में बड़ा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लिखना है। तो यहाँ पर जो ICl है उसका नाम क्या होगा सर, आयोडीन क्लोराइड होगा, ना कि क्लोरीन आयोडाइड। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर कंसेप्ट की तरह मैंने समझा दिया। और एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। अगर तुमको कोई बोल रहा है कि जो नोमेनक्लेचर ऑफ ICl है ना, जो ICl का नोमेनक्लेचर है वो क्या है सर, आयोडीन क्लोराइड है, तो यहां से एक बात पता लग रही है कि जो आयोडीन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और क्लोरीन की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। क्योंकि जो हम नोमेनक्लेचर रखते हैं ना, तो वहां पर पहले हम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट रखते हैं, फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आयोडीन क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो पहले जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होगी सर, कम होगी। ठीक है, तो ये था अपना। बाकी यहाँ पर NCERT के मैंने ये जो पेजेस हैं ये चिपका दिए हैं ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, इसी PDF को पढ़ के आपका पूरा खेल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये सब पढ़ना है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैंने आपको करा रखा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, सल्फर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन। ठीक है, तो देख सल्फर तो यहाँ पर SO2 में भी प्रेजेंट है और सल्फर तुम्हारा SO3 में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होगा, क्या दोनों में सल्फर बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नहीं सर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज होती है ना वो कांस्टेंट नहीं होती भाई, वो डिपेंड करती है कि ये जो एलिमेंट है अपना वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये वेरी करती है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर सल्फर अपना SO2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या SO3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर तुमको एक चीज ध्यान रखनी है, सेंट्रल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, सेंट्रल एटम की अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो सेंट्रल एटम तुम्हारा क्या होगा सर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब किसी को तो पता ही नहीं है सर सेंट्रल एटम क्या होता है। अब ध्यान से देख, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना SO2, तो S के नीचे कितना नंबर है, 1 नंबर है, और O के नीचे कितना नंबर है, 2 नंबर है। जिसके नीचे कम नंबर होगा ना वो अपना क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। फिलहाल इतना ध्यान रखना, बाकी बिल्कुल डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो SO2 में सेंट्रल एटम कौन है सर, सल्फर है, और SO3 में भी सेंट्रल एटम कौन है सर, सल्फर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किस में होगी और कम किस में होगी। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन होता है ना उसको यहाँ पर कौन सा
स्टेट होगी उसकी -2 होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की कितनी होती है जनरली? -2 होती है, इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है जनरली? -2 होती है। तो देख सल्फर को मैं एक्स मान रहा हूं, तो एक्स -2 तो एक ऑक्सीजन की होती है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो मैं लिख रहा हूँ -4। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। मतलब SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +4 हो गई। वैसे ही अगर तुम SO3 में निकालो तो x यहाँ पर -6 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है, तो 3 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -6 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? +6 हो जाएगा। मतलब सल्फर की खोपड़ी में यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है। तो ज्यादा कहाँ पर आ गई सर? SO3 के केस में आ गई। तो यहाँ पर SO3 में जो सल्फर है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी SO2 के कंपेयर में। तो यहाँ पर तुम इस बात को समझ गए कि सेंट्रल एटम में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी गई तो कहीं ना कहीं वहां पर उस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं उम्मीद करता हूं मैंने यहाँ पर सारा एनसीईआरटी में जितना दे रखा है हर कंसेप्ट को कवर किया है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। एनसीईआरटी का एक सिंगल वर्ड भी मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की दिक्कत मत लेना। ठीक है, बाकी कैसा लगा लेक्चर? अगर कोई डाउट आज के इस लेक्चर के रिगार्डिंग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये ले तेरा स्टेज, ये ले तेरा चांस, आके कर हसल।